जब हम राइट ड्यूटीज और इसका जिक्र कर रहे होते हैं तो कुछ और वर्ड्स आते हैं। एक होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक होता है नोटिस टू पार्टनर। पहले हम आसान वाली बात पढ़ लेते हैं, नोटिस टू पार्टनर। किसी पार्टनर को अगर नोटिस दिया है तो क्या ये माना जाएगा कि ये फर्म को नोटिस दिया गया है? हाँ, अगर उस पार्टनर को बिजनेस कैपेसिटी में नोटिस दिया है, अगर बिजनेस प्रेमिसेस में नोटिस दिया है, बिजनेस की नीयत से नोटिस दिया है, तो ये माना जाएगा कि वो फर्म का नोटिस है। और अगेन, अगर किसी जगह एक पार्टनर किसी को मेले में मिल गया और वहाँ मेले में हल्ला गुल्ला करते हुए उसने कहा हाँ भाई मेरी ये चीज़ जो है वो तुम्हारी फर्म के लिए है, तो वो कहेगा ना भाई ये वो जगह ही नहीं है, बिजनेस प्लेस ही नहीं है, इस वक्त मैं अपनी पर्सनल फैमिली कैपेसिटी में हूँ, इस वक्त मैं अपनी फर्म की कैपेसिटी में नहीं हूँ। तो किसी पार्टनर को दिया गया नोटिस, फर्म को दिया गया नोटिस तब काउंट होगा जब उसको बिजनेस कैपेसिटी में दिया जाए और मोस्ट प्रॉब्ली किसी बिजनेस प्लेस पे दिया जाए, किसी फॉर्मल अरेंजमेंट में दिया जाए, तो वो फिर कहलाएगा कि हाँ भाई ये एक प्रॉपर नोटिस है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अक्सर लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसकी नीचे की डिस्क्रिप्शन पढ़ के कहते हैं कि भाई हेडिंग और नीचे वाली चीज मैच नहीं कर रहे। एडमिशन ऑफ पार्टनर अकाउंटिंग की जबान में आप कहते हैं एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, तो हम कहते हैं पार्टनर का एडमिशन हुआ है। ये एडमिशन वो एडमिशन नहीं है, ये एडमिट करने की फॉर्म है। एडमिट करना, मान लेना। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब है पार्टनर का मान जाना। दिस इज नॉट एडिशन ऑफ पार्टनर, दिस इज पार्टनर का मान जाना। तो अब अगर एक पार्टनर एडमिट करे हाँ भाई ये हमारी ही लायबिलिटी है, हम लोगों की लायबिलिटी है, या वो मान जाए कि हाँ भाई ये काम हमने करके देना है, तो क्या ये माना जाएगा कि फर्म की जिम्मेदारी है या वो पर्सनली कह रहा है? अगेन वही बात, अगर तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है और अगर फर्म की तरफ से कह रहा है और फर्म वाले रेटिफाई भी कर रहे हैं कि हाँ भाई जो ये कह रहा है सही कह रहा है, रेटिफिकेशन में मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उसके ऊपर तो हमने बहुत थोरो बातें कर ली हैं इससे पहले। तो ऐसे में पार्टनर का एडमिशन या पार्टनर को दिया गया नोटिस, यानी पार्टनर को हम कुछ कहें या पार्टनर कोई चीज मान ले, वो फर्म की तरफ से जुमला माना जाए या नहीं, ये डिपेंड करता है कि उसने पर्सनल कैपेसिटी में दिया है या फर्म की कैपेसिटी में और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है या नहीं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी, देखें एजेंट की इंप्लाइड अथॉरिटी थी एक नौकर से जो कुछ एक्सपेक्टेड है। पार्टनर सिर्फ नौकर ही नहीं है, मालिक भी है। तो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी, अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई 4 पार्टनर्स हैं, इनकी क्या क्या अथॉरिटी होगी, आप कहेंगे हर काम कर सकते हैं फर्म का, बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, कंपनी के फर्म के कैश में डील कर सकते हैं, फर्म के एसेट्स में डील कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं किसी क्लाइंट को बुला सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, खर्चे कर सकते हैं, मतलब जो कुछ आपके जहन में आ रहा है वो इंप्लाइड अथॉरिटी है। तो यहां ये नहीं याद रखना कि क्या क्या कर सकते हैं, ये याद करना है कि क्या क्या नहीं कर सकते। लॉ ने एक एक्सक्लूसिव लिस्ट बता दी, उन्होंने कहा दीज आर द थिंग्स जो बगैर बाकियों से पूछे पार्टनर की अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब है पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में हर वो काम जो बिजनेस के लिए एक ओनर कर सकता है वो है, चाहे वो बाकियों से पूछे या ना पूछे। ये 8 चीजें ऐसी हैं जिसमें जब तक आपको बाकियों से इजाजत नहीं मिली तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। ये 8 चीजें कौन सी हैं? सबमिट अ डिस्प्यूट ऑफ फर्म विद आर्बिट्रेटर, फर्म का अगर कोई मामला है तो आप खुद ही से पंचायत में नहीं ले जा सकते बगैर फर्म वालों से पूछे। फर्म वाले एग्री करेंगे तो वो बात पंचायत में जाएगी, वरना नहीं जाएगी। पंचायत से मुराद कोई भी सालिस, तो बगैर फर्म से पूछा फर्म के केस को किसी भी सालिस के पास नहीं ले जा सकते, किसी भी लीगल पार्टी के पास। फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम पे ओपन नहीं कर सकते, बात समझ आती है? किसी भी किस्म का कोई क्लेम है फर्म का, उसको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते। फर्ज करें फर्म वालों ने क्लेम किया हुआ है एक पार्टी पे, ABCD ने कहा हुआ है कि उस बंदे ने हमारे 6 लाख लिए हुए हैं, 6 लाख लेके भागा हुआ है। अदालत में इनमें से कोई एक पार्टनर पहुंचा और उस बंदे ने कहा ठीक है जी मैं मानता हूं कि मैंने पैसे लिए हैं, एक काम कर लें 4 लाख पे डन कर लें, मैं आपको 4 लाख दे देता हूं। पार्टनर ने कहा हाँ ठीक है डन करते हैं, आ जाओ। ये कहलाता है कि आपने एक कंप्रोमाइज कर लिया, एक एग्जिस्टिंग से कम चीज को एग्री कर लिया। पार्टनर बगैर बाकियों से पूछे अपनी उस राइट को, जो फर्म का राइट है, खुद ही से कम नहीं कर सकता। तो इसको हम कहेंगे कंप्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। फर्म का जो क्लेम और वो सारा वो आप नहीं छोड़ सकते। विड्रॉ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म का एक केस चल रहा है, एक पार्टनर जाके कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं केस वापस लेता हूं। फर्म का केस है, चारों इकट्ठे होंगे तो वापस होगा, एक बंदा जाके वापस नहीं ले सकता। देन एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। अब इस दफा ये कटहरे में खड़ा हुआ है और सामने अदालत वाले पूछ रहे हैं हाँ भाई आप कबूल करते हो कि आप लोगों ने वो करना है? जिस तरह से थर्ड पार्टी ने कहा मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है, ये अकेले नहीं मान सकता, ये बाकियों से इजाजत लेगा, उसके बाद ये उसको एडमिट करेगा। इस अकेले को अपनी फर्म के बिहाफ पे लाइबिलिटी एडमिट करने की इजाजत नहीं है।
ये इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के नाम पे नहीं ले सकता बगैर बाकियों से पूछे, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बड़ी गेम है। ना ट्रांसफर कर सकता है फर्म की प्रॉपर्टी बगैर बाकियों से पूछे, ना पार्टनरशिप के बिहाफ पे किसी और पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। कई दफा कुछ पार्टनरशिप्स भी आपस में पार्टनरशिप कर लेती हैं। जैसे एक भाई ने कहा था कि क्या पार्टनरशिप में हमेशा नेचुरल पर्सन होते हैं? नहीं, कंपनियों की पार्टनरशिप भी हो सकती है और पार्टनरशिप्स की भी पार्टनरशिप हो सकती है। तो आपकी फर्म को किसी और पार्टनरशिप में एंटर करवा दिया इस बंदे ने जाके बगैर बाकियों से पूछे, मना है। तो ये लिस्ट आपने याद रखनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन एक्सप्रेसली मना है जो आप बगैर बाकियों से पूछे नहीं कर सकते। बाकी पार्टनर हर वो काम कर सकता है जो एक ओनर अपने बिजनेस को चलाने के लिए करता है। आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, ठीक है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या होता है, फर्म में जब प्रॉपर्टी का जिक्र आता है, चूंकि ये एक लीगल पर्सनैलिटी तो है नहीं, फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं, तो अब ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती है? दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि सारे मिलके साइन कर देते हैं कि ये फर्म की प्रॉपर्टी इस पार्टनर के नाम पे हम रखवा रहे हैं और उससे साइनिंग ले लेते हैं। इसको उर्दू में हम कहते हैं मुख्तारनामा। उससे मुख्तारनामा ले लेते हैं कि ये जो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है मेरी नहीं, असल में बिलोंग करती है इस पार्टनरशिप को, लेकिन कागजों में उसके नाम पे आ रही होती है। एक ये तरीका है, लेकिन इसमें फ्रॉड ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक ट्रस्ट को लेके आते हैं, ये प्रॉपर्टी उठा के ट्रस्ट के नाम पे रखवा देते हैं और ट्रस्ट के बेनिफिशियरी बन जाते हैं पार्टनर्स कि भाई ये ट्रस्ट इस पार्टनरशिप के नाम पे उसको होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी को, और जब ये पार्टनरशिप कहेगी वो प्रॉपर्टी इस पार्टनरशिप को वापस कर देगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अगेन जितना हमारे सिलेबस में दिया हुआ उससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, पहले ही बहुत है, इसी में काफ़ी खिचड़ियाँ निकल आती हैं। तो अक्सर लोग जो है वो इसमें ज़्यादा चीज़ों में कंफ्यूज होने की कोशिश कर रहे होते हैं। करंटली भी काफ़ी सिचुएशंस हैं, इतना भी कर लें तो काफ़ी है, वरना लॉ के अंदर तो फुल कलाबाजी हैं। अगर कभी भी फिर भी शौक से आप लोग पढ़ना चाहें तो MC कुचल बड़ी मज़ेदार किताब है, लॉ की बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं उसमें, बहुत सारे केसेस दिए हुए हैं, 500 से ज़्यादा सिनेरियोज दिए हुए हैं और इन सारी चीज़ों की बड़ी तशरीह के साथ बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी हुई है। और कहीं से भी जहाँ से आपको BCom शीकॉम की किताबें मिलती हैं वहाँ से आपको बड़े सस्ते में ये किताब मिल जाती है। तो कभी एक्स्ट्रा रिसर्च करनी हो, एक्स्ट्रा इस तरह के, जैसे जहन में कई दफ़ा बहुत सारे सिनेरियो आते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट रिसर्च के लिए अच्छा है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जितना हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन एनफ है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम रिसर्च पे जाते हैं ना तो फिर हमारा दिमाग घूमने वाली चीज़ों पे लगा रहता है और सीधे सवाल को भी हम नहीं फिर पकड़ पाते। तो इसलिए प्राइमरीली ये रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें, एक्स्ट्रा सिनेरियो की प्रैक्टिस करना चाहें, MC कुचल ये सॉफ्ट में भी नेट पे मिल जाती है, लेकिन वो कॉपीराइट्स के अगेंस्ट है तो बेहतर है 200-150 में किताब मिल जाती है, 200-150 में, तो ये किताब ले लें तो अच्छा है अगर एक्स्ट्रा रिसर्च करनी हो। खैर अब तो हमारी IKIP की किताब में भी बहुत रिसर्च है, भर दिया उन्होंने, तो एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। पार्टनर इंटरेस्ट का मतलब पार्टनर का सूद नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब है पार्टनर का हिस्सा। एक चीज जहन में रखनी है, एक पार्टनर के दो हिस्से होते हैं पार्टनरशिप में। एक पार्टनरशिप की जो टोटल प्रॉपर्टी, जो एसेट्स हैं, उसमें उसका हिस्सा होता है, और एक वो जो सालाना प्रॉफिट आने हैं उसमें उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना है। तो दो चीजें, असासों में हिस्सा, सालाना प्रॉफिट में हिस्सा। पार्टनर चाहे तो दोनों को असाइन कर सकता है, चाहे तो किसी एक को असाइन कर सकता है। इस वक्त मेरी अजम्पशन ये है कि एक पार्टनर ने अपना पूरा का पूरा हिस्सा किसी और को दे दिया। यानी एक पार्टनर अगर अपने बाकी पार्टनर से मिलके कहे कि यार मैं अपने लिए तो बहुत काम किए हैं, अल्लाह के लिए बड़े कम काम किए हैं, दुनियादारी में लगा रहा, तो मेरा 20% जो प्रॉफिट का हिस्सा है और जो पार्टनरशिप में मेरी 20% ओनरशिप है, तुम लोगों की रजामंदी से मैं फलाना मस्जिद के नाम पर रखवाना चाहता हूँ। अगर पार्टनर्स एग्री करेंगे तो ये बंदा अपना हिस्सा मस्जिद के नाम पर रख सकता है। तो ABCD में से B ने अपना हिस्सा उठाया और मस्जिद को दे दिया। जिस मस्जिद को उसने अपना हिस्सा दिया वो बन जाएगी ट्रांसफरी, और जो अपना हिस्सा ट्रांसफर कर रहा है वो बन जाएगा ट्रांसफरर। आप कुछ कहना चाहते हैं? ये डिपेंड करता है क्वालिफाइड ड्यूटी पे। याद है हमने पीछे लिखा था कि क्वालिफाइड ड्यूटी में आप तय कर सकते हैं कि बगैर पूछे जा सकते हो या नहीं जा सकते। अब ट्रांसफरी, उस मस्जिद के क्या राइट है? हमारी पार्टनरशिप चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि बंदा छोड़ के चला गया, ये काम कर रहा है, बस इसको जो हिस्सा मिलना है वो इसको नहीं मिलना, मस्जिद को मिलना है। अब उस मस्जिद के क्या राइट है? वो मस्जिद सिर्फ हिस्सा लेगी। ऐसा नहीं है कि वो मस्जिद वाले आ जाएंगे जी अब हम पार्टनरशिप की इंतजामिया देखेंगे। भाई आपको सिर्फ हिस्से का हिस्सेदार बनाया है, आपको पार्टनर किसी ने नहीं बनाया। हाँ, लेकिन जिस दिन ये पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी,
वो मस्जिद वाले आ जाएंगे कि उस बंदे का जो असासों में हिस्सा है वो भी दे दो हमें, या ये पार्टनर जिस दिन रिटायर हो जाएगा उस दिन मस्जिद अपना हिस्सा ले लेगी। तो वो मस्जिद का स्टेटस पार्टनर का नहीं है, लेकिन बेनिफिट्स में वो हिस्सेदार बन गई। तो इसको हम कहते हैं राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, ट्रांसफरी जिसको हिस्सा ट्रांसफर किया गया। तो अब ये बात देखें, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या रिटायरमेंट वो उसके एसेट्स वगैरह का भी वो करेंगे, और वो अकाउंट्स मांग सकते हैं डेट ऑफ डिसोल्यूशन से कि अब इस वक्त फर्म डिसॉल्व हुई है तो इस वक्त क्या हिस्सा है और मेरे हिस्से में कितना बन रहा है। तो वो मस्जिद आके क्लेम कर सकती है। पार्टनरशिप बंद होने से पहले या इस पार्टनर के निकलने से पहले नहीं आ सकते, तब तक वो सिर्फ सालाना हिस्सा लेते रहेंगे। अब इस मस्जिद की क्या डिसेबिलिटी है, इसका कोई स्टेटस नहीं है पार्टनर का, ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, ना ये अकाउंट्स मांग सकते हैं, ना ये इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स, ना ये अकाउंट्स को चैलेंज कर सकते हैं, ना ये केस कर सकते हैं। सिर्फ उस दिन केस कर सकते हैं जब पार्टनरशिप बंद हो जाए और इनको इनका हिस्सा ना मिल रहा हो। तो अदरवाइज जाहिर है वो मस्जिद पार्टनर नहीं है, पार्टनर तो मौजूद है, जिंदा है, काम कर रहा है, तो ये सारे काम उसने देखने हैं कि इनको हिस्सा मिला या नहीं मिला। तो वो मस्जिद आके नहीं क्लेम कर सकती कि हमारा हिस्सा हम तक नहीं पहुंचा। डन। इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आई कि आपको बहुत पसंद है, बहुत आसान, बड़ा मजेदार सा एरिया है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इस पे बहुत सारे सवाल हैं। इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि एक बंदा अपने जीते जी अपने बच्चे का हिस्सा फर्म में लगवा दे और कहे कि जी मेरे बच्चे को अभी से आप पार्टनरशिप में ले आएं और जब ये बड़ा हो जाएगा इसको हम ऑफिशियली पार्टनर बना लेंगे। दूसरा इसका तरीका ये होता है कि एक पार्टनर की अचानक से डेथ होती है और उसके बाद उसका हिस्सा पार्टनरशिप वाले निकाल नहीं पा रहे होते, तो बेवा जब आती है वो आके कहती है जी हिस्सा, तो वो उसके साथ एक अरेंजमेंट कर लेते हैं कि ठीक है तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होता तो उसको पार्टनर बना लेते तुम्हारे शौहर की जगह, इस वक्त हम उसको बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में ऐड कर देते हैं, जब बड़ा होगा हम इसको पार्टनर बना लेंगे। दो अलग अलग आउटकम है, कहीं से भी आ सकता है, इस वक्त हम ये नहीं सोचेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक केस ये है कि एक बंदा जीते जी अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा अपने बच्चे के नाम पे रखवा दे, और एक तरीका ये है कि एक बंदे की डेथ पे उसका हिस्सा बच्चे के नाम, बच्चा चूंकि छोटा है 18 साल से छोटा है इसलिए वो पार्टनर नहीं बना आके, तो ऐसा हो सकता है। तो ये सी के पास 40% हिस्सा था, ए बी और डी के पास 20-20% था, तो उसने अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे रखवा दिया। ये काम करने के लिए सबकी रजामंदी जरूरी है। जब रजामंद हो जाएंगे तो इस पार्टनर को हम ऐड कर देंगे, हम कहेंगे माइनर इज एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बंदा लाइबिलिटीज में एडमिट नहीं होता, सब बेनिफिट्स में होता है। ये छोटा बच्चा है, इस पे आप केस नहीं कर सकते। पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा तो इसे मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो इससे नुकसान भी नहीं लेंगे। लॉस होगा तो लॉस इसको नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो वो इसको मिला करेगा। तो जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक हम उसको प्रॉफिट का हिस्सा देते रहेंगे। अगर कभी पार्टनरशिप पे बहुत बड़े से बड़ा नुकसान भी हुआ तो इस पार्टनर इस बच्चे से इसके एसेट्स नहीं लेंगे आके, मैक्सिमम जो इसका हिस्सा फर्म में रखा हुआ है वो डूबेगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड कि इस माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर फर्म बंद हो जाए और करोड़ों का नुकसान हो तो सारे पार्टनर्स जेब से भरते हैं, लेकिन इस माइनर के नाम पे जो हिस्सा है उस हिस्से से ज्यादा इस माइनर से कोई नहीं मांग सकता। ये तो हो गया पहला फेज, जब तक वो एडमिट है पार्टनरशिप में। अब वो हो गया बड़ा। अब अगर वो 18 साल का हो गया और उसे पहले से पता है कि मैं फलाना पार्टनरशिप में हिस्सेदार हूं, तो अब उसको पब्लिक नोटिस देना है 6 महीने के अंदर अंदर कि मैं पार्टनरशिप में पार्टनर बनना चाहता हूं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बड़ा हो गया लेकिन उसको नहीं पता कि वो किसी पार्टनरशिप में हिस्सेदार है, तो अगर उसे बाद में पता लगे, फर्ज करें उसको 21 साल की एज में पता लगे, तो जब पता लगा वहां से 6 महीने काउंट हो गए। तो दिस इज लेटर ऑफ 18 साल, या अगर उसको 18 साल के बाद भी नहीं पता लगा तो जिस दिन पता लगा तब से 6 महीने के अंदर अंदर उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं या नहीं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। रिपीट कर दें। ठीक है, शुरू से बात रिपीट कर देते हैं, अहम पॉइंट है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक एक करके एक्सप्लेन भी हो जाएगा। अभी मैं मैप एक्सप्लेन कर रहा हूं। 4 पार्टनर्स में से एक पार्टनर ने अपना हिस्सा अपने बच्चे के नाम पे रखवाया और बाकी सारे पार्टनर्स भी तैयार हैं, लेकिन चूंकि बच्चा माइनर है तो वो अभी पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर नहीं आ सकता। तो इसको हम कहेंगे माइनर इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फर्म को जब जब प्रॉफिट होगा इस बच्चे को अपना परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जब जब लॉस होगा इस बच्चे से नहीं मांगेंगे।
और अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए पार्टनरशिप या लॉस आपके एसेट से भी ज़्यादा हो जाए, पार्टनरशिप के एसेट से ज़्यादा, पार्टनरशिप के पास जो सबकी कंबाइंड प्रॉपर्टी पड़ी होती है उसको हम पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसके बाद जितना कुछ पार्टनरशिप कमा के एक्यूमुलेट कर रही होती है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कहलाती है। इवन गुडविल भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से जब ऊपर नुकसान हो जाता है तो फिर क्या होता है, घर जाके ए बी डी इनको पकड़ा जाता है कि भाई आप जिम्मेदार। लेकिन जितना परसेंट हिस्सा इस बच्चे को एलोकेट हुआ हुआ ना, इस बच्चे को अपने हिस्से से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। पार्टनरशिप पूरी डूब भी जाए, अरबों का नुकसान भी हो जाए, तो इस बच्चे का अगर 20 लाख बिजनेस में पड़ा हुआ है तो 20 लाख से ऊपर इससे कोई नहीं मांगेगा, बाकी सारे बड़े शेयर करेंगे, क्योंकि बच्चा सिर्फ बेनिफिट्स में एडमिटेड है। तो लाइबल है लेकिन सिर्फ उतना जितना इसके असासे पड़े हुए हैं। दो हिस्से हैं ना, एक प्रॉफिट का हिस्सा और एक एसेट्स का हिस्सा। तो ये अभी अपने सिर्फ एसेट्स तक लाइबल है। जब बड़ा हुआ तो इसने 6 महीने में अनाउंस करना है कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूं या नहीं। 6 महीने कहां से शुरू होंगे, वैसे तो 18 महीने के जैसे हो गया इसको चाहिए अनाउंस कर दे, लेकिन अगर इसको पता ही ना हो कि मैं पार्टनरशिप में पार्टनर हूं, भाई एक बाप ने बच्चे के लिए कई सोर्स ऑफ इनकम बनाए हुए और एक बैंक अकाउंट में पैसे आते रहते हो, तो बच्चा तो बड़ी एज तक तो बस पैसे खाता रहेगा। एक टाइम पे सियाना होकर सोचेगा कि पैसे आ कहां से रहे हैं। जब हिसाब किताब लगवाएगा, वकील को लेके जाएगा, तो पता लगेगा भाई आप तो एक पार्टनरशिप में भी एडमिटेड है, आप तो 19.5 साल के हो गए हैं। तो जिस दिन पता लगेगा 6 महीने में पब्लिक नोटिस देना है। क्या पब्लिक नोटिस, मैं पार्टनर बनना चाहता हूं या पार्टनर नहीं बनना चाहता। अगर ये खामोश रहता है तो इट शैल बी एज्यूम्ड कि ये पार्टनर बन गया है। अब कोई तड़प के ये ना मेरे से कहे कि सर नेगेटिव कंफर्मेशन तो अलाउड ही नहीं थी। कहीं ऐसा सवाल तो नहीं आपका जहन में आ रहा। नेगेटिव कंफर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया था। ये कौन सा कानून है, पार्टनरशिप एक्ट। इसने ऐसा कुछ मना नहीं किया। कंपनीज एक्ट में भी नेगेटिव कंफर्मेशन चल जाती है। ये एक अहम सवाल है कि क्या इस माइनर का रिश्तेदार होना ज़रूरी है। कॉमनली कोई अपने रिश्तेदार के लिए ही इतना कर रहा होता है, वरना वो ट्रांसफर वाला ऑप्शन अवेल कर लेगा। ट्रांसफर वाला ऑप्शन भी तो है ना कि आप अपना हिस्सा किसी के नाम पर रखवा दें। इस वक्त मकसद एक बाप का ये है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को पक्का कर जाऊं कि वो बेनिफिट पहले देखें। 18 साल तक वो ट्रांसफरी वाले बेनिफिट ले रहा है और 18 साल के बाद वो पार्टनर की तरह इन हो जाएगा। तो नॉर्मली ये बंदा अपनी औलाद के लिए करता है कि उसको बिजनेस में टाइम से एंटर करवा दे सबकी रजामंदी से। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब लीगली ऐसा एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ कि ये एन किसी पार्टनर का बेटा ही होना चाहिए, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ऐसा लोग अपनी औलाद के लिए करेंगे, वरना एक दूसरी ऑप्शन तो है ही ट्रांसफरी वाली। ठीक है, तो बस आप वहां पे यही कह देंगे ना कि अगर माइनर के रूल्स पूरे हो रहे हैं तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो असूलन इसमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि ट्रांसफरी है या एडमिटेड टू बेनिफिट्स है, दोनों में फ़र्क है। ट्रांसफरी की कहानी पीछे रह गई, अब हम माइनर एडमिटेड की बात कर रहे हैं। एक और सवाल लेते हैं, वैसे तो मैं आगे चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, हो सकता है आंसर हो जाए। चलें बताएं। ठीक है, जी। अब अगेन वही बात है कि अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते तो मैंने आगे ये ड्रामाई अंदाज में ये चीज़ पेश करनी थी। तो ये अभी आगे हम इन सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। मुझे मैप ज़रा कंप्लीट करने देंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। मैप के साथ जो जितनी भी अंग्रेजी है, ये मेजर नोटिस देता है और कहता है हाँ जी मैं पार्टनर बनना चाह रहा हूँ। जिस दिन ये नोटिस देता है उस दिन से ऑनवर्ड ये पार्टनर काउंट होगा। उस दिन से पीछे पीछे इसका स्टेटस माइनर वाला ही है, चाहे ये 19.5 साल का है, चाहे ये 21 साल का है। उससे पीछे पीछे तक ये माइनर वाला स्टेटस में काउंट होगा। जिस दिन इसने पब्लिक नोटिस दिया है वहां से ऑनवर्ड अभी इसकी जिम्मेदारी शुरू होगी। या जब ये 18 साल का हुआ, इसे पता लग गया, अब नोटिस नहीं दिया, 6 महीने गुजर गए, तो जैसे ही 6 महीने पूरे होंगे ये पार्टनर बन जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इसे पार्टनर बनना चाहिए या नहीं। अगर ये कहता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, अगर ये कहता है मुझे पार्टनर नहीं बनना, तो जिस दिन इसने फैसला किया कि मुझे पार्टनर नहीं बनना, उस दिन तक ये माइनर वाले रूल में काउंट होगा, चाहे ये जितना मर्जी बड़ा है। और वही सारे जो माइनर वाले बेनिफिट थे उस दिन तक मिलेंगे और उसके बाद असासे लेगा और चला जाएगा। अगर ये कह देता है मैंने पार्टनर बनना है, तो अब ये रेटिफिकेशन है ओरिजिनल डेट से, आज से 13 साल पीछे से, जितने भी साल पीछे जा रहे हैं, उस दिन से आज तक पार्टनर काउंट होगा।
और अब देखेंगे कि कौन कौन से साल लॉस का हिस्सा इसने भरा नहीं था, वो भरना होगा। भाई बचपन से अभी तक मजे लेता आया पार्टनरशिप के, बट तकलीफ नहीं उठाई, और बड़ों ने तकलीफ भी उठाई। अब बड़े होके कहता है कि अब मैंने मतलब बड़ों की तरह पार्टनर भी बनना है, तो भाई फिर बड़ों के दुख भी तो सहो, वो लॉस उठाते आए हैं। तो अब अगर ये कह देता है मैं पार्टनर हूं, तो फ्रॉम डे फर्स्ट जिस दिन इसको एडमिट किया गया था उस दिन से ये लाइबिलिटीज का भी हिस्सेदार बन जाएगा, जो अभी तक ये नहीं बना था। तो इसका मतलब है कि इस माइनर ने बड़े होके एक सियाना वो करना है। इस टाइम पे इसको इजाजत है ये अकाउंट्स मंगवा के देख सकता है, इस वक्त ये अकाउंट्स मंगवा के देख के और ये फैसला करेगा कि मैं इस तरफ जाऊं या उस तरफ। तो अगर पार्टनर बनेगा तो फिर दुख भी उठाएगा, और अगर पार्टनर नहीं बनेगा तो ठीक है, आज तक सूखी सूखी पार्टनर माइनर वाला, और उसके बाद छोड़ के चला जाओ अपना हिस्सा लेके। अब इन सारी बातों को किताब की अंग्रेजी में देखते हैं। माइनर एडमिशन टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, पोजीशन ऑफ माइनर बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी। राइट्स क्या है? इसका राइट है कि प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ फर्म एज एग्रीड बाय पार्टनर, जो पार्टनर ने एग्री किया है कि इसको इतना हिस्सा मिलेगा वो लेगा। ये फर्म के बुक्स देख सकता है, ट्रांसफरी नहीं देख सकता था, ये फर्म के बुक्स देख सकता है। आवाज क्लियर है? ठीक। ये फर्म के बुक्स देख सकता है लेकिन सीक्रेट बुक्स नहीं देख सकता। मतलब इसको सामने सामने के खाते दिखाएंगे, लेकिन वो जो अंदर की चालबाजी और वो जो सारे कैलकुलेशंस हैं, ये छोटा बच्चा इसको समझ नहीं आएगी, और खामखा वो चीज बड़ों को बता बैठेगा, किसी और के सामने कह देगा जी मैंने अंदर खाते जाके देखा था तो टैक्स भी चोरी करते हैं। तो इसको सामने सामने के अकाउंट्स दिखाएंगे, छोटा बच्चा अंदर के अकाउंट्स की एक्सेस नहीं होगी। इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी वही बात है, इसके हिस्से से ज्यादा इससे नहीं मांगा जा सकता। लायबिलिटी क्या है? ये पर्सनली लायबल नहीं है, इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, सिर्फ इसका शेयर लायबल है, इससे ज्यादा लायबल नहीं है। डिसेबिलिटी क्या है? ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता कि जी मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला। हाँ, अगर केस करना है तो ठीक है, कह दे मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं और उस दिन केस कर दे। इसको एक्सेस नहीं है बुक्स की अदर देन अकाउंट्स। अकाउंट्स मिलेंगे लेकिन अकाउंट्स के अलावा जो अंदर और बाकी सारी चीजें उसकी एक्सेस नहीं है। देन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी क्या है? ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 months ऑफ लेटर ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी और व्हेन ही फर्स्ट कम्स टू नो दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। Within this period, he should give a public notice of his choice to become partner or not to become. If he fail to give a public notice, he is deemed to become partner. अगर 6 महीने एक्सपायर हो जाए तो ये समझा जाएगा कि वो पार्टनर है। When such partner elects to become the partner, जुमला इंपॉर्टेंट है, personal liabilities since the date of admission to the benefits, वो बैक डेट से लाइबिलिटी में भी शामिल हो जाएगा। सेम शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी जो कि एज माइनर एग्री हुआ था उस पर चल पड़ेगा। और जब ये कहता है सॉरी मुझे पार्टनर नहीं बनना, अब आपका वाला पॉइंट, स्टेटस ऑफ अ माइनर अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, नॉट अप टू द डेट ऑफ मेजॉरिटी एज, अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, उस दिन तक हम इसको माइनर वाले स्टेटस में काउंट करेंगे, चाहे ये 19 साल का या 20 साल का हो चुका है। हिज शेयर नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट आफ्टरवर्ड्स, और ये पार्टनर को केस कर सकता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे, और वो अपना हिस्सा लेके जा सकता है। तो ये हमारी पार्टनरशिप की डिस्कशन जो थी। अब इसमें जो सबसे आखिरी डिस्कशन है पार्टनरशिप के अंदर जो थोड़ी सी तकलीफ देने वाली है, वो एस्टॉपल और होल्डिंग आउट वाली है। एक्सक्यूज मी सर, एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, जी अभी सवाल के लिए हमारे पास कल एक पूरा सेशन है इंशाल्लाह, एम लॉ के सारे सवाल। उस दिन आप लोग डर डर के भाग जाते हैं सबके सब। सर एडजर्ज इंसॉल्वेंट सर। जी जी बिल्कुल, मैंने उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है और मैंने थोड़ी देर पहले समझाया हुआ भी है। अल्लाह करे आपको ये राइटिंग समझ आ जाए, नहीं तो ये वाली वीडियो आप दोबारा देखेंगे तो मैंने इस जुमले को 2 दफा वाजे किया है। एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट, एस्टॉपल तो हमें समझ आता है, अभी होल्डिंग आउट क्या भला है? सामने जो लिखा हुआ है वो तो आसान है, हम थोड़ा सा मुश्किल बातें कर लेते हैं। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और एजेंट, यहां प्रिंसिपल की जगह हम पार्टनर्स कह सकते हैं और एजेंट की जगह खाली पार्टनर कह सकते हैं। प्रिंसिपल एजेंट आपको आसानी से समझ आता है। पहले प्रिंसिपल एजेंट की बात करते हैं। अगर एक प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी के सामने कहा हो ये शख्स मेरा एजेंट है, और बाद में वो एजेंट ना रहा हो और थर्ड पार्टीज को लगता हो कि ये एजेंट है, ये गलत फहमी फैलाई किसने? प्रिंसिपल ने। तो अब प्रिंसिपल उस शख्स को इनकार नहीं कर सकता जो कि उसका एजेंट नहीं है, एक्चुअल में एजेंट नहीं है, लेकिन अब फंस कौन जाएगा? प्रिंसिपल, क्योंकि गलत फहमी किसने फैलाई थी? इसको प्यार से एस्टॉपल कहते हैं। अब इसको रिवर्स कर लेते हैं। एक बंदा जगह जगह जाके कहता है मैं उनका एजेंट हूं, मैं उनका एजेंट हूं, वो नहीं मानते, ये जाके थर्ड पार्टी से कहता है मैं उनका एजेंट हूं,
थर्ड पार्टी सुन लेती है, ठीक है तुम कह रहे हो तो एजेंट हो गए। कल को वो कोई नुकसान कर बैठते हैं प्रिंसिपल, और ये जाके कहता था मैं भाई का आदमी हूं, तो भाई तो मफरूर है, इसको पकड़ लेंगे। अब ये कहेगा मैं तो मजाक किया था, अब कोई नहीं सुनेगा। इसको कहते हैं होल्डिंग आउट। जब एक एजेंट कंफ्यूजन फैलाता है कि मैं एजेंट हूं जबकि वो एजेंट नहीं होता, तो अब ऐसे में वो एजेंट डिनाई नहीं कर सकता कि मैं एजेंट नहीं हूं, क्योंकि वो चीज एज्यूम कर चुका है। अब इसको पार्टनरशिप में ट्रांसलेट करते हैं। अगर पार्टनर्स कह दें ये हमारा पार्टनर है और कल को वो बंदा पार्टनरशिप छोड़ दे और पार्टनर बताना भूल जाए, तो उस बंदे के एक्शन के लिए रिमेनिंग पार्टनर लायबल हैं, ये बन जाएगा स्टॉपल। कंफ्यूजन जब बड़े फैलाएं, प्रिंसिपल फैलाए, पार्टनर्स फैलाए, तो ये कहलाएगा स्टॉपल। और अगर एक शख्स जगह जगह जाके कहे मैं उन 4 का पार्टनर हूं, मैं तो नहीं 4 का पार्टनर हूं, जबकि उन 4 का पार्टनर ना हो, और कल को वो 4 कोई फ्रॉड करें, तो ये जो कहता था मैं पार्टनर हूं, इसको पकड़ लेंगे और कहेंगे तुम पार्टनर हो। अब ये जितना मर्जी कसमें खाए कि मैं पार्टनर नहीं हूं, अब ये पकड़ा गया है। तो होल्डिंग आउट में कंफ्यूजन फैलाता है एजेंट। दोनों सूरतों में, एस्टॉपल में भी वो एजेंट नहीं होता, होल्डिंग आउट में भी एजेंट नहीं होता। होल्डिंग आउट में एजेंट ने कंफ्यूजन फैलाई तो एजेंट पकड़ा जाएगा, एस्टॉपल में प्रिंसिपल ने कंफ्यूजन फैलाई, प्रिंसिपल पकड़ा जाएगा। पार्टनर्स में अगर बात करें तो एस्टॉपल में पार्टनर्स पकड़े जाएंगे उस बंदे के एक्ट के लिए जो पार्टनर नहीं था। होल्डिंग आउट में वो शख्स जो डीम पार्टनर है पकड़ा जाएगा उन एक्शंस के लिए जो उसके उन पार्टनर्स का है जो उसके पार्टनर्स नहीं है। बात समझ आई? ये बात अगर आप अपने अल्फाज में लिख दें तो काफ़ी है। किताब ने बहुत कंफ्यूज किया इस एरिया में, कुछ टेक्निकल वो भी हैं, एरर्स भी हैं। उन्होंने एस्टॉपल बताते बताते होल्डिंग आउट में घुस जाते हैं, होल्डिंग आउट बताते बताते एस्टॉपल शुरू कर देते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, वो चीज़ें बुरी तरह से मिक्स हो गई हैं। तो ऐसे में ये एक ट्यूटर नोट है जो आपको स्लाइड्स पे मिल जाएगा। अगर कभी एस्टॉपल या होल्डिंग आउट का फर्क आए तो किताब की तरफ मत जाइएगा, आप इसको यूज कर लीजिएगा। In estoppel, due to any act of supposed principal, the third party gets confused and thinks someone as supposed agent of that principal। और ये जो ऊपर है ये मैंने किताब के बीच में से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसी तरह से होल्डिंग आउट में ड्यू टू एनी एक्ट ऑफ सपोज्ड एजेंट, जो एजेंट नहीं है, सपोज्ड एजेंट, द थर्ड पार्टी गेट्स कंफ्यूज एंड थिंक समवन एज सपोज्ड प्रिंसिपल ऑफ दैट एजेंट। तो ये होल्डिंग आउट है। ये वाला जुमला, ये वाली चीजें मैंने किताब से उठाई हैं। किताब ने इन दोनों को इतनी बुरी तरह से मिक्स कर दिया, तो ये ट्यूटर नोट देना मेरे लिए ज़रूरी था कि अगर कभी इनका फ़र्क आए तो आप यहाँ से लिख दें। और ऊपर मैंने बताया कि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड स्टडी टेक्स्ट एंड लैंग्वेज काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई है और दोनों ओवरलैप हो रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया। अब ऐसे में किताब की अंग्रेजी देखते हैं जहाँ आसान बात है। वेयर अ पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और अलाउज पार्टनर्स टू डू इट, then he is stopped from denying the character he has assumed and upon the faith of which character may have acted. In order to render a person liable as partner on the ground of estoppel or holding out, दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। और ऊपर देखें, जब एक बंदा खुद को रिप्रेजेंट करे या दूसरों को अलाउ करे कि तुम रिप्रेजेंट करो, तो किताब ने ना दोनों को इकट्ठे चलाया है। उसने रिप्रेजेंट किया हो प्रॉपर तरीके से, या दूसरों को उसने अलाउ किया हो कि तुम मुझे रिप्रेजेंट दे, और अदर पर्सन ने इस फेथ पे कि हाँ भाई ये बंदा पार्टनर है एक्ट किया हो।